द नेक्स्ट स्टेप फिर कि सलाइवरी ग्लैंड की डिजीज़ को डायग्नोज कैसे करना है। तो बेसिकली उसमें वही जो 3 स्टेप्स होते हैं वही हैं कि हिस्ट्री लेनी है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है और फिर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो वो करनी है। तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्ज़ाम आ जाता है, तो वो कहता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वेस्टिगेशंस बाद में आती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप उससे हिस्ट्री लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसकी जो सिम्टम्स हैं वो किस वक्त होते हैं, स्टार्ट कैसे हुए थे, एग्रीवेट कब होते हैं, और उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि उसके जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सा इन्वॉल्व है और उसके साथ उसमें इन्फेक्शन है या ऑब्स्ट्रक्शन है या इस तरह का जो बेसिक आइडिया आपको हो जाता है। उसके बाद आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में आपको उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप ग्लैंड को पैल्पेट करते हैं, मिल्क करके देखते हैं डक्ट को, बाय मैनुअल पैल्पेशन है, ये सारा कुछ करके आप देखते हैं। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि कहीं पे स्टोन वगैरह तो नहीं है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अंदर एक जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि आप प्रोब लेके लैक्रिमल प्रोब उसको आप जो डक्ट जहाँ पे ओपन हो रहा होता है वहाँ से भी पास कर सकते हैं रेट्रोग्रेडली, कि वो आप डक्ट के अंदर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो पेटेंट है या नहीं, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो इन्हीं दो जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है इसी से आपको आइडिया हो जाता है कि जो डिज़ीज़ की कैटेगरी है वो क्या है, जो उसने आगे लिखी हुई है कि ये डिजीज़ हो सकती हैं सलाइवरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में। तो उसमें रिएक्टिव हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हैं, इन्फ्लेमेटरी हैं, इन्फेक्शियस हैं, मेटाबॉलिक हैं, नियोप्लास्टिक हैं, डेवलपमेंटल हैं और ट्रॉमेटिक हैं। तो ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही हुई हो, ये मिक्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रॉमा की वजह से आपका जो डिज़ीज़ स्टार्ट हुई थी वो बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ीज़ बन गई है, तो ये पॉसिबल है। या इन्फेक्शियस के बाद वो ऑब्स्ट्रक्टिव बन गई है, या ऑब्स्ट्रक्शन के बाद उसमें इन्फेक्शन हो गई है। तो ये बेसिक जनरल कैटेगरी है जो एक टाइम पे 2-3 इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो जब आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपका रेडियोग्राफिक या आप कह लें इन्वेस्टिगेशंस की बारी आ जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के रेडियोग्राफ्स हैं। तो सबसे पहले जो उसने बताया वो आपका सिंपल प्लेन रेडियोग्राफ है, जो आप डेंटिस्ट्री में मतलब नॉर्मली करते हैं। अब उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्लैंड को चेक करना चाह रहे हैं और उसमें क्या देखना चाह रहे हैं। तो जो आपकी और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें वही वाले स्टोन्स नज़र आएंगे जो रेडियो पेक होंगे। रेडियो पेक बेसिकली इसका मतलब है कि जो एक्सरे के ऊपर वाइट कलर के नज़र आएंगे। तो अगर तो आपका जो स्टोन है वो रेडियोलूसेंट है तो वो आपको प्लेन एक्सरेज पे नज़र नहीं आएगा। तो ये पहली सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर उसने जो बताया है कि इंसिडेंस क्या होता है, तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्टोन फॉर्मेशन है वो आपकी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स के अंदर। और फॉर्चुनेटली सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स के जो 80% स्टोन्स होते हैं वो रेडियो पेक होते हैं, यानी आपको प्लेन एक्सरे पे नज़र आ जाते हैं। पैरोटिड में 40% रेडियो पेक होते हैं और सबलिंगुअल में 20% रेडियो पेक होते हैं। यानी अगर कोई सबलिंगुअल स्टोन है तो 80% चांस है कि आपको प्लेन एक्सरे पे, यानी अगर आप ओक्लूजल फिल्म करवाते हैं या पेरिएपिकल करवाते हैं तो उस पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो रेडियोलूसेंट होगा। अच्छा, तो इसके अलावा बेसिकली जो चॉइस जो आप कह लें कि बेस्ट एक्सरे है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स की कैलकुला देखने के लिए, वो आपका है लोअर ओक्लूजल एक्सरे। तो लोअर ओक्लूजल बेसिकली आपकी फिल्म ऊपर से नीचे की तरफ आपकी एक्सरेज जाती हैं, जो आप समझ लें कि ओक्लूजल प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं और नीचे आपकी फिल्म पड़ी होती है। तो आप बेसिकली ऐसे देखेंगे कि आप ऊपर से नीचे की तरफ ग्लैंड को देख रहे हैं। तो उसमें आपको अगर उसके डक्टल पाथ के अलॉन्ग कोई स्टोन है तो वो ईजीली नज़र आ जाता है। फिर आपके अगर माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में आपको स्टोन का या कोई उसमें उसकी रेडियोग्राफिक इमेजिंग करवानी है तो उसके लिए पेरिएपिकल जो है वो करवाया जा सकता है। और अगर आपने पैरोटिड को देखना है तो उसके लिए आप करवा लेते हैं फिर पैनोरामिक यानी ओपीजी करवा लेते हैं। तो उसमें भी बेसिकली यही है कि अगर तो स्टोन देखना है उसमें तो आपको उसमें चांस है कि 50% आप, बल्कि 40% आपका रेडियो पे एक का चांस है कि आप 40% उसमें स्टोन हो तो आपको नज़र आएगा उसके अंदर। अदरवाइज़ आपके पास अगर तो सॉफ्ट टिश्यू देखना चाह रहे हैं, कोई मैस लियन देखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके पास जो एक्सरे जो बेसिकली रेडियोग्राफी सॉफ्ट टिश्यू को ज़्यादा अच्छा दिखाती है, जैसे एमआरआई हो गई, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी प्लेन एक्सरेज की निस्बत। सेकंड आपके पास है फिर शैलोग्राफी। शैलोग्राफी बेसिकली वो कहता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी ये आपको प्रॉपर और परफेक्ट डायग्नोसिस देता है आपके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। लेकिन क्योंकि ये ज़रा टेक्निकल प्रोसीजर है और हर रेडियोलॉजिस्ट को करना नहीं आता, तो ये बहुत कम है कि ये नॉर्मली मतलब आपको रिकमेंड किया जाए और नॉर्मली परफॉर्म किया जाए। तो होता बेसिकली ये है कि इसमें
आप लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और उसके बाद इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने जो डक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप सबमैंडिबुलर ग्लैंड का कर रहे हैं सेलोग्राफी, तो उसका डक्ट आप जहाँ पे ओपन हो रहा है उसको कैनोलाइज करेंगे, यानी उसमें से एक कैनोला पास करेंगे। और उसके बाद आप जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर आप रेडियो एक्टिव जो आपकी रेडियोग्राफिक जो कंट्रास्ट मीडियम होगा, रेडियो एक्टिव नहीं, वो इंजेक्ट कर देंगे। वो इंजेक्ट करने के बाद आप थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद आप एक सीरीज़ ऑफ रेडियोग्राफ्स लेंगे, जिसमें बेसिकली ये देखा जाएगा कि जो आपने मटेरियल कंट्रास्ट मीडियम डाला है वो ग्लैंड की अपटेक कैसी है उसमें, और फिर ग्लैंड उसको सिक्रीट किस तरह करता है, नॉर्मली कर रहा है या नहीं। अब ऑब्वियसली अगर ग्लैंड के अंदर, डक्ट के अंदर कहीं पे कोई कंस्ट्रिक्शन है, कहीं पे स्टोन है, तो वो उससे पीछे नहीं जा सकेगा। वहाँ पे आपको जब आप एक्सरे करवा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो फ्लो नहीं हुआ हुआ नजर आएगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे ग्लैंड में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें देख सकते हैं। तो अब इसमें आपके पास 2 तरह की मीडियम है जो आप डाल सकते हैं। एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक ऑयल बेस्ड होता है। तो बेसिकली ये है कि जो वाटर सॉल्युबल है वो बेहतर होता है, क्योंकि वो ज़रा लेस विस्कस होता है, इजीली पास हो जाता है उसके अंदर। और जो ऑयल बेस्ड होता है वो थोड़ा सा विस्कस होता है, उसमें आपको इंजेक्ट करते हुए ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, तो ये ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी कॉज करता है पेशेंट को। और इसमें वो कहता है कि अगर आपकी इन्फेक्शन की वजह से ग्लैंड की जो है एपिथेलियम है, अगर वो एट्रोफी हुई है उसकी, तो उस एरिया से आपका जो अगर ऑयल बेस्ड जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है सलाइवरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर से, तो वहाँ पे आपका फॉरेन बॉडी रिएक्शन कॉज करवा सकता है। बेसिकली दोनों जो है वो आयोडीन बेस्ड होते हैं, ताकि आपको एक्सरे के ऊपर अच्छी तरह से नज़र आ जाए। अब जब आप सेलोग्राफी परफॉर्म कर लेते हैं तो उसमें आपको 3 फेज़ नज़र आते हैं, जब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका होता है डक्टल फेज़, जो इमीडिएटली है, मतलब आपने इंजेक्ट किया और उसके बाद फ़ौरन आप एक्सरे कर लें तो ये आपको फेज़ नज़र आएगा। इस फेज़ में ये होगा कि जो आपके मेजर ग्लैंड्स मेजर डक्ट होगा उसमें आपका जो मटेरियल है वो फ्लो कर गया होगा और वो आपको साफ नज़र आ रहा होगा। और फिर सेकंड आपका एसएनआर फेज़ आता है। एसएनआर फेज़ आप समझ लें कि विद इन मिनट्स, यानी 2 से 3 मिनट के अंदर जब आप एक्सरे लेंगे तो ये एसएनआर फेज़ आपको नज़र आएगा। इसमें ये होगा कि डक्टल सिस्टम तो आपका टोटली जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कंट्रास्ट मीडियम की वजह से। साथ ही जो उसका ग्लैंड का पैरेन्काइमा है, यानी जो सेक्रेटरी यूनिट है, जो अंदर सेल्स होंगे, सेक्रेटरी सेल्स होंगे, वो भी आपको इसमें नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर वहाँ पे कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है या इन्फ्लेमेशन है या इस तरह की चीज़ है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी। और थर्ड है आपका इवैक्यूएशन फेज़। इवैक्यूएशन फेज़ का मतलब है कि आपका ग्लैंड जो है वो विद टाइम उसको सिक्रीट करके बाहर निकाल देगा। तो इसमें बेसिकली आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर 5 मिनट के बाद भी आप एक्सरे लेते हैं और कोई कंट्रास्ट मीडियम ग्लैंड के डक्ट्स में या पैरेन्काइमा में पड़ा हुआ है तो ये अब नॉर्मल है, यानी विद इन 5 मिनट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ग्लैंड जो है वो आपका सारा जो मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देगा। और फिर नेक्स्ट वो बताता है कि अगर सेलोग्राफी की ही इमेजेस जो हैं वो अगर आप डिजिटल तरीके से ले लें तो वो आपको ज़्यादा सुपीरियर जो है वो इमेज देते हैं और उसमें आपको ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस मिल सकता है। तो डिजिटल और बेसिकली जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एक्सरेज हैं उनमें कॉस्ट को छोड़ दें अगर, तो क्वालिटी ऑफ द इमेज बेसिकली डिफरेंस है, और जो डिजिटल आपका है उसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ द इमेज आपको मिलती है। तो उसमें अगर आप देखें तो वो 3 तरह के डिजीज़ जो हैं उनकी एग्जांपल दे के बताता है कि आपको सेलोग्राफी पे किस तरह की नज़र आएंगी। तो जो सबसे पहले वो बताता है वो है कि सियालोडोकाइटिस आपको कैसा नज़र आएगा। तो सियालोडोकाइटिस होता क्या है? सियालोडोकाइटिस बेसिकली आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हुई फॉर एग्जांपल, या आपकी इन्फेक्शन हुई जिसकी वजह से जो डक्ट है उसको डैमेज हुआ। तो अगर रिपीटेड यही फिनोमेना होता रहेगा तो जो डक्ट है उसकी एपिथेलियम जो होगी वो एट्रोफी हो जाएगी उसकी, यानी वहाँ से वो थिनिंग हो जाएगी उसकी। और साथ कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ पे रेपरेटिव फाइब्रोसिस होगा, यानी इन्फेक्शन को जहाँ पे मतलब आपके सेल्स थोड़े से बच जाएंगे वो वहाँ पे रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे फाइब्रोसिस होगी। तो जहाँ पे बेसिकली फाइब्रोसिस हो जाएगी वहाँ पे आपकी जो डक्ट है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपकी एट्रोफी होगी वहाँ पे ग्लैंड का डक्ट जो है वो डायलेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस है इसको सियालोडोकाइटिस कहते हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन और डायलेशन की वजह से जो ओवरऑल अपीयरेंस मिलती है उसको ये सॉसेज लिंक का नाम देते हैं, जो आपको पिक्चर में भी नज़र आ रही है। और फिर सेकंड है सियालाडिनाइटिस। सियालाडिनाइटिस का बेसिकली मतलब है कि ग्लैंड का जो पैरेन्काइमा है बेसिकली, या ओवरऑल ग्लैंड आप कह लें, उसकी इन्फ्लेमेशन है, जबकि सियालोडोकाइटिस जो था वो सिर्फ जो डक्ट्स थे उसकी इन्फ्लेमेशन थी।
तो जो सियालाइडिनाइटिस है, इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका जो एसिनस होता है, जिसने सिक्रीट करना है बेसिकली सलाइवा, उसकी एट्रोफी हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। अब उसकी एट्रोफी होने के बाद जो उसके वहाँ से जो स्मॉल डक्टल सिस्टम स्टार्ट होता है बेसिकली ग्लैंड का, वो भी आपका थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसमें भी जो नॉर्मल उसकी डिवीजन होती है वो शो नहीं होती है आपको सियालोग्राफी के अंदर। तो इसको जो वो इमेज को नाम देता है वो कहता है प्रूनिंग ऑफ द ट्री। इस ये भी जो इमेज है उसमें देख के आपको समझ आ जाएगी। प्रूनिंग बेसिकली कहते हैं कि जो दरख्त है या पौधा है उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल आता है उसको काटते हैं, तो उसके बाद उसकी कुछ इस तरह की शक्ल होती है, तो उसको ये कह रहा है। और फिर जो तीसरी एग्जांपल वो देता है वो सेंट्रली लोकेटेड लीयंस हैं, यानी ट्यूमर्स हैं या कोई मैस लीयन है अगर आपके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। तो बेसिकली ये आपको इमेज में नज़र आएगा कि जो ट्यूमर होगा या जो भी मैस लीयन होगी वो आपके जो नॉर्मल डक्टल सिस्टम होगा उसको पुश कर देगी साइड पे। अब होगा ये कि जो भी आपका होगा, फॉर एग्जांपल डक्ट्स जा रहे हैं वो उसके अराउंड जा रहे होंगे, उसके इर्द गिर्द होंगे, उसके यानी उसके अंदर से नहीं जा सकेंगे। नॉर्मल जो उसका पाथ है वो नहीं होगा, जो आपका ट्यूमर होगा वो उसको पुश कर देगा अपने साइड पे। तो इसको वो कहता है बॉल एंड हैंड अपीयरेंस आपको नज़र आती है, यानी सारी जो आपकी डक्ट्स हैं वो एक साइड पे हो जाती हैं और उसके ऊपर एक पूरी मैसलियन गोल पड़ी होती है, तो ये बॉल एंड हैंड आपको इस तरह नज़र आता है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं आपकी सियालोग्राफी में आपको किस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। फिर है कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। तो इसकी 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। पहली है कि अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुई है तो आप उसमें ग्लैंड के अंदर रेट्रोग्रेडली कोई बेसिकली मटेरियल नहीं डालते, तो ये सियालोग्राफी की पहली कॉन्ट्राइंडिकेशन है। दूसरी है कि अगर उसको आयोडीन की सेंसिटिविटी है, क्योंकि हमने देखा कि जो भी वाटर बेस्ड या ऑयल बेस्ड मीडिया है या आयोडीन बेस्ड है, तो अगर उसको आयोडीन सेंसिटिविटी है तो आप ये टेस्ट नहीं कर सकते। और थर्ड है कि अगर उसकी कोई थायराइड ग्लैंड की स्टडी होनी है तो भी आप आयोडीन बेस्ड मटेरियल उसके अंदर नहीं डालेंगे, जो बेसिकली उसकी थायराइड ग्लैंड की जो स्टडी है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये सियालोग्राफी हो गई। और उसके बाद आपकी आ जाती हैं सीटी। तो सीटी स्कैन बेसिकली वो कहता है जो आपकी मैस लीजन्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है, यानी आप कन्वेंशनल कोई आपको अगर इन्फेक्शन लग रही है तो उसमें आप सीटी स्कैन नहीं करवाएंगे, बाकी रेडियोलॉजी की इमेजेस करवा सकते हैं। सीटी स्कैन बेसिकली मैस लीजन्स के लिए, ट्यूमर अगर आपको लग रहा है तो वो आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली जो हार्ट टिश्यूज़ है वो सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा शो करता है। उसमें आगे 2 उसकी मोडालिटीज़ डिफरेंट है। एक 3D CT है, वो भी आपको ज़्यादा अच्छी इमेजेस देगा, और एक CBCT है। CBCT भी बेसिकली आपको लो डोज और रेडिएशन डोज और लो कॉस्ट पे अच्छी इमेज देता है। तो बस इसमें बेसिकली यही है कि ये मैस लीजन्स के लिए होता है। और फिर आपका MRI है, MRI बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा अच्छा शो करता है, तो ये भी यूज़ हो सकता है आपके बेसिकली जो एग्जांपल्स उसने दिए हैं ये शॉगरेन सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर आपका स्टोन है तो उसमें सिस्ट्स और ट्यूमर्स उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। और फिर आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी बेसिकली इट्सेल्फ तो उसमें यूज़ नहीं होगी सलाइवरी ग्लैंड डिजीज़ में, लेकिन अगर आपने सलाइवरी ग्लैंड की बायोप्सी करनी है तो ये आपको एक अच्छी गाइड देता है कि आपने नीडल कहाँ पे लेके जानी है। तो एक तो इसमें ये है, दूसरा ये है वो कहता है कि ये बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट लीजन्स को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है इसकी वजह से। तो बेसिकली इसके ये 2 ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली आपकी सियालोग्राफी ही है, वो आपने अच्छे तरीके से समझनी और बेसिकली याद करनी है। और लास्ट वो बताता है पेट स्कैन सिंपल नहीं, वो कहता है फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज वाला पेट स्कैन। तो फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज क्या है? बेसिकली ग्लूकोज के साथ आपने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लगा दिया है फ्लोरोडिऑक्सी, आप ऐसे समझ लें। तो उसके बाद जब इसको बॉडी के अंदर लगा देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद बेसिकली जो ऑर्गन्स आपके ग्लूकोज को यूज़ करते हैं तो उसके साथ ये जाएगा और वहाँ पे आपका आप इसकी इमेजिंग करके पेट स्कैन करके देख सकते हैं कि इंक्रीज अपटेक है, डिक्रीज अपटेक है या क्या हिसाब है। तो बेसिकली ये भी सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड मैलिग्नेंसीज के लिए यूज़ होता है। और वैसे तो ये जो लीवर वगैरह है उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड्स में भी इसका रोल है थोड़ा सा। बहरहाल इसमें सिर्फ इतना ही याद करना है और कोई ऐसी चीज़ नहीं। और फिर है सलाइवरी सेंटीग्राफी। सेंटीग्राफी में बेसिकली ये है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो टेक्नीशियम 99 होता है वो आप इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में और उसके बाद आप रेडियोग्राफ लेते हैं। तो जो आपके ग्लैंड्स होते हैं या मतलब ऑर्गन्स होते हैं जो ज़्यादा आप समझ लें एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं,
वो इंक्रीज अपटेक दिखाते हैं टेक्नीशियन 99 की, और अब वो आपको एक्सरे के ऊपर शो हो जाता है जब आप बाद में लेते हैं एक्सरे। तो जो इंक्रीज अपटेक दिखाएगा वो बेसिकली ज़्यादा जल्दी डिवाइड कर रहा है, तो इट में शो के वो ट्यूमर है या मेलिग्नेंसी है। जबकि अगर डिक्रीज अपटेक होगी तो वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को शो करेगा। बल्कि वो कहता है कि अगर आपकी इंक्रीज अपटेक है तो वो एक्यूटली इन्फ्लेम्ड ग्लैंड होगा बेसिकली, और डिक्रीज अपटेक है तो वो क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड है या कोई मैस लीजन पड़ी होगी उसके अंदर। फिर आपकी एंडोस्कोपी आ जाती है। एंडोस्कोपी बेसिकली ये है कि आप जो डक्ट है उसी के थ्रू आप एक एंडोस्कोप डाल देंगे और उससे आप इनडायरेक्टली ग्लैंड के डक्टल सिस्टम को देख भी सकते हैं। उसी के आगे आप कोई चीज़ अगर लगा दें तो वो क्यूरेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल उसी के साथ आप लेज़र लगा सकते हैं जिससे आप तोड़ लें जो स्टोन बना हुआ है, या लिथोट्रिप्सी कर लें उसके थ्रू। तो आप ये डायग्नोस्टिक भी है और क्यूरेटिव भी हो सकती है या थेरेप्यूटिक भी हो सकती है। और फिर आपकी सियालो केमिस्ट्री आ जाती है। सियालो केमिस्ट्री का बेसिकली मतलब है कि आपने जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है उसको लेके उसके केमिकल कंपोनेंट्स को देखा है कि नॉर्मल है या नॉर्मल से डिविएटेड है, डिफ्रेंशिएटेड है। तो बेसिकली वो एक एग्जांपल दे देता है यहाँ पे, सिर्फ वही देख लें कि वो कहता है अगर आपके सोडियम लेवल सोडियम की कंसनट्रेशन एलिवेटेड है और पोटेशियम की कंसनट्रेशन डिक्रीज है, आप सियालोग्राफी करते हैं तो इट में शो कि इसमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई। पर इसके सिर्फ इसमें तो फंक्शन नहीं है, आप ऑब्वियसली डिफरेंट डिजीज़ में इसका रोल आ जाएगा कि आपकी जो सिक्रीशन है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है नॉर्मल से। अब फिर आपकी फाइनेडल एस्पिरेशन है। फाइनेडल एस्पिरेशन मैसलियंस की ही होती है। अगर उसके अंदर कोई आपका फ्लूइड या सिस्ट टाइप की कोई चीज़ हो तो उसमें से आप ले सकते हैं। तो बेसिकली आपने ये करना है कि नीडल को मैसलियन के अंदर डाल के, तो आप जिस तरह इंजेक्शन को फॉर एग्जांपल पीछे से थोड़ा सा वापस ले आए वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जब नीडल के अंदर, तो आपने उसको बैक एंड फोर्थ करना है। तो उसके वैक्यूम की वजह से, सक्शन की वजह से ना, जो मटेरियल होगा, सेल्स होंगे, वो नीडल के अंदर आ जाएंगे। तो नीडल के अंदर आ जाए तो उसके बाद आप उसको डिश पे डलवा के उसकी वो बना लें, स्लाइड बना लें, और उसको माइक्रोस्कोपिकली देख के आप बता सकते हैं कि मैलिग्नेंसी है या जो भी उसके हो जाएगा, डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। सेल्स जो भी आएंगे उसके हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे। और फाइनली आपकी बायोप्सी आ जाती है। बायोप्सी दो तरह की हो सकती है, इंसीजनल भी हो सकती है, एक्सीजनल भी हो सकती है। अगर तो कोई स्मॉल लीजन है 1 सेंटीमीटर से कम की, तो आप उसकी एक्सीजनल बायोप्सी कर सकते हैं। उसी को आप टेस्ट भी करेंगे और वही बेसिकली आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बड़ा मैस है, बड़ी स्वेलिंग है, तो उसमें आप इंसीजनल बायोप्सी करके देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो बेसिकली ये मैलिग्नेंसीज में काम आएगी और शॉगरेन सिंड्रोम में काम आएगी। शॉगरेन सिंड्रोम के लिए बेसिकली वो कहता है कि आपको एक फोकस स्कोर उसने बताया होता है। वैसे तो उसका पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, लेकिन ये भी एक उसका पार्ट है कि जब आप बायोप्सी करते हैं तो अगर 50 और मोर लिम्फोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स पर 4 मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू हों, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन है और ये शॉगरेन सिंड्रोम को शो कर सकता है। तो ये बेसिकली आपकी सारी सलाइवरी ग्लैंड्स की रेडियोग्राफी थी और एग्जामिनेशन था।